गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन एंड एनर्जेटिक। पर बच्चों तुम मुझे जो वर्कशीट या एक्सरसाइज है वो टाइमली नहीं सेंड कर रहे। मैंने उन बच्चों को मैसेज भी किया है, कुछ को फ़ोन भी किया है। बेटा वर्कशीट और ये टाइमली आपको सेंड करनी है, ये बात बार बार मुझे कहनी पड़ेगी। मुझे रिमाइंडर क्यों डालना पड़ रहा है कि बच्चों यू हैव टू सेंड योर वर्कशीट या सेंड इट टुडे पॉजिटिवली? ये क्यों रिमाइंडर मुझे डालना पड़ रहा है? इट मीन्स यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर स्टडी। नुकसान किसका है? मेरा। चलो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग लेसन, दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। अब अगर मैं आपसे रेस्पिरेशन के बारे में पूछूं तो मोस्ट स्टूडेंट्स ये कहेंगे मैम वी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दैट इज रेस्पिरेशन। नो डाउट इसमें होता है कि हम ब्रीथ करते हैं और इसके बाद एलिमिनेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमारा है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? वी टेक इन एयर एंड पंप इट आउट। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और इसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम एलिमिनेट करते हैं, दैट इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इज समवट डिफरेंट। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आपको लगता है एक ही है, दोनों में हम क्या कहते हैं? सांस लेना। ब्रीथ सांस लेना, रेस्पायर सांस लेना, लेकिन बेटे ये दोनों डिफरेंट हैं। रेस्पिरेशन जो है थोड़ा वास्ट प्रोसेस है एंड इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। समझ आया बच्चों? तो देखो पहले हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, इसकी डेफिनेशन देखो। ये बेटा आपकी बुक में गिवन नहीं है, इसमें आपके सेलुलर रेस्पिरेशन दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट रेस्पिरेशन की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन। समझ आ रहा है ना? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसके बाद हमारा क्या होता है? हमने ऑक्सीजन ले ली तो ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा जो बॉडी में क्या प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये है बेटा आपकी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपका क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं? कई बार आपके पास ये क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस है? फर्स्ट है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। थर्ड है रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसके बाद लास्ट है एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ बेटा स्टेप बाय स्टेप लिखना। जैसे कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ एनर्जी, तो ये ठीक नहीं है, आपका पूरा प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे रिलीज होगी? जब तक फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कोई भी प्रोसेस आप पहले या बाद में नहीं लिख सकते। अगर आप लिखोगे तो आपका कंप्लीट रॉन्ग माना जाएगा और इसका आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये था हमारा बायो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद हमारा क्या है? ब्रीदिंग। मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों जो है अलग अलग प्रोसेस है। अब ब्रीदिंग क्या होता है? इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है? हमारा मैकेनिकल प्रोसेस। और रेस्पिरेशन क्या था? बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ब्रीदिंग हमारा होता है मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ पंपिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स। मतलब लंग्स में हम जो एयर लेते हैं और इसके बाद उसको रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। अब हमारा जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप्स का होता है। मेरी कुछ बुक्स में 3 का भी लिखा होता है, क्यों लिखा होता है मैं भी सारा बताती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक में क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तो होता ही है, तो जो भी खाना हम खाते हैं एक तरह से ग्लूकोज में ही चेंज होता है। तो इसमें क्या होता है, आपके ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो एरो डालोगे इसके ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे तो हमें क्या पता कि आप एरोबिक लिख रहे हो एनारोबिक। एरोबिक का मतलब तो यही होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड क्या है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर प्लस एनर्जी। ये जो इक्वेशन है आपको एज इट इज लिखनी है। अगर आप एज इट इज़ नहीं लिखोगे तो आपका फिर अगेन रॉन्ग, क्योंकि बेटा ये लेसन ऐसा है, इसमें एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक वर्ड आगे या पीछे लिख दिया तो आपका पूरी डेफिनेशन, पूरा प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए बेटे बड़ा ध्यान से करना है, और मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर हुआ बेटा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरोबिक और एनारोबिक के बारे में। सेकेंडली, डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें द एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन और कॉल्ड एरोब्स, ठीक है। एरोब्स हम किन्हें कहते हैं, जो ऑक्सीजन यूज करते हैं इसके लिए फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड, दैट्स आर कॉल्ड एरोब्स। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैसे है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड मैंने एरोबिक बताया था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक है आपका इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो और एरोबिक होता है वो मोस्टली सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है, सभी एनिमल्स में, जो हायर एनिमल्स हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले हम क्या सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं, मतलब हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हायर एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन लोअर एनिमल्स हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ईस्ट है, ये जो है सर्वाइव कर सकते हैं। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इसमें भी होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उसमें क्या क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, तो ये बनते हैं। तो द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट कैन ऑब्टेन एनर्जी in the absence of oxygen are called anaerobes, ठीक है। तो एनारोब जो होता है ये इनमें क्या होता है कि इसमें इथाइल अल्कोहल बनता है, देख लो ना क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, और किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, तो एक तरह से ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में, तो इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। द एनारोबिक ब्रेकडाउन of sugar into alcohol is called fermentation। ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट में होता है, या लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फ्लैट वर्म जैसे टाइप ऑफ वर्म्स होते हैं ना, जो हमारे जैसे स्टमक के अंदर होते हैं, या पैरासिटिक होते हैं, वो मोस्टली किसी एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर होते हैं, उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम उनको एनारोबिक, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट। एरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन एनारोबिक में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज इनकम्प्लीट इन एनारोबिक, और ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इज कंप्लीट इन ये एरोबिक, ठीक है। दूसरा, हम जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, लेकिन जो एनारोबिक होता है ओनली स्मॉल, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए होती, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस,
ठीक है। तो ईस्ट आपका एक तरह से प्लांट टाइप ही होता है। ईस्ट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये एनारोबिकली रेस्पायर करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल। तो ईस्ट सेल जो है इसीलिए क्योंकि इसमें शुगर जो है इथाइल अल्कोहल में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इट इज़ यूज इन मेकिंग वाइन, बियर एंड मैनी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ये मैंने आपको बताई दिया, एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब हमारे उसमें क्वेश्चन आता है कि हम एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, क्या हम एनारोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है, वी कैन नॉट रेस्पायर एनारोबिकली। हम वी कैन नॉट रेस्पायर एनारोबिकली, हम रेस्पायर नहीं कर सकते। बट आवर मसल सेल्स, हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत थोड़े टाइम के लिए रेस्पायर करते हैं। और वो कब करते हैं, एक स्पेशल कंडीशन होती है। क्या होता है, आप 1 या 2 आवर्स के लिए लगातार रनिंग कर रहे हो, या कोई आप हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज आपने बहुत हार्ड कर ली है, या लगातार आप चल रहे हो, वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ के आए, तो क्या होता है, आपके मसल्स में पेन शुरू हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि हम जब फास्ट रनिंग करते हैं, हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, या बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं, तब क्या होता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिलती। जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए होती है उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिलती। तो क्या होता है, आवर मसल्स रेस्पायर एनारोबिकली, हमारे जो मसल्स हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं। और उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल। ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा, इन मसल सेल, अदरवाइज तो एनारोबिक हुआ, टोटल एनारोबिक हुआ, और टोटली एनारोबिकली तो हम रेस्पायर करते भी नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल। और इसमें फिर क्या बनता है, इसमें इथाइल अल्कोहल बनाता है, इसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। ये जो आपका लैक्टिक एसिड बनता है, ये क्या होता है, हमारे मसल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, हमारे मसल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, या तो मसल क्रैम्प, या उसे हम एक सिचुएशन बोलते हैं मसल क्रैम्प, या इसको हम क्या बोलते हैं, फटीग, ठीक है। फटीग या मसल्स क्रैम्प, ये हमारी इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है दर्द, हमें मसल क्रैम्प या फटीग है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, थोड़े टाइम के लिए होता है। अगर हम वार्म वाटर से उसको थोड़ा सा रनिंग वार्म वाटर से उसको थोड़ा सा हम वॉश करें, या हल्की फुल्की मसाज लें, तो हमारा ये जो दर्द है गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि जब हम गर्म पानी से बाथ लेते हैं या हम मसाज करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो भी बढ़ती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो मोर एनर्जी, मोर ऑक्सीजन विल कम, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, तो उससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है उसमें तो दर्द बंद हो जाएगा। सो वी कैन से वी कैन रेस्पायर एनारोबिकली, बट ओनली आवर मसल्स, हम नहीं कर सकते, आवर मसल्स रेस्पायर एनारोबिकली दैट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम एनारोबिकली रेस्पायर नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, मसल क्रैम्प और फटीग। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। अब हम करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बुक में गिवन नहीं है, हालांकि पैराग्राफ की फॉर्म में है, बट यू हैव टू मेड। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, सारा आपके बोर्ड पे नहीं, आपको एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको मेनली इसमें डिफरेंसेस बता रही हूँ, आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो ध्यान से देखना। फर्स्ट
ये तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। एरोबिक अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। सेकंड, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ये मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारा मेनली ग्लूकोज ही होता है फूड में, जो भी हम खाते हैं तो उसका ग्लूकोज ही बनता है। तो ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इनकम्प्लीटली, बताया था ना मैंने कि इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, दैट्स व्हाई इथाइल अल्कोहल इज फॉर्म, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर हुए। थर्ड पॉइंट, एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। ये तीन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और मसल सेल्स की अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड इसमें फॉर्म होता है, लेकिन वो सिर्फ इसमें होता है मसल सेल में, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट वेरी लिटिल। नेक्स्ट पॉइंट, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, और इसमें क्या आएगा? वेरी लिटिल एनर्जी इज प्रोड्यूस। अब इसमें बेटा आपकी बुक में वैसे गिवन नहीं, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसमें हमारी जो एनर्जी होती है वो 38 ATP मॉलिक्यूल। ATP क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये एक तरह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो है ATP की फॉर्म में होती है। तो 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस। और अगर हम एनारोबिक की बात करें, ओनली 2 ATP, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP। देखो डिफरेंस देखो, 38 ATP और इसमें सिर्फ 2 ATP। तो वेरी लिमिटेड एनर्जी इज प्रोड्यूस और इट अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। सभी प्लांट्स और एनिमल्स में मेनली होता है। और ये क्या होता है? इन वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म, अकर इन फ्यू ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट एंड सम पैरासिटिक प्लेटफॉर्म। पैरासाइट्स क्या होते हैं पता है ना? विच लिव इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे प्लांट्स में या हमारे एनिमल्स में कोई अगर किसी एक पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटिक। तो ये हुआ आपका एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बाद बेटा ये कुछ क्वेश्चन लिखो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में नहीं है बट ये क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन तो यही है, डिफाइन रेस्पिरेशन। वैसे मैं आपको वर्कशीट भी भेजूंगी, डिफाइन रेस्पिरेशन। सेकंड, गिव ओवरऑल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ओवरऑल इक्वेशन के आप ऐसे करो, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिख दो, गिव ओवरऑल इक्वेशंस फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू वी फील मसल क्रैम्प्स आफ्टर अ फास्ट रन? आई रिपीट, व्हाई डू वी फील मसल क्रैम्प्स आफ्टर अ फास्ट रन? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक एनारोबिक प्लांट्स एंड एनारोबिक एनिमल्स। दोनों का एक एग्जाम्पल लिखना है, एनारोबिक प्लांट्स का भी और एनारोबिक एनिमल्स का भी, ठीक है। तो और इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये मैंने आपको बता दिया है, तो इनके बीच में डिफरेंसेस भी आपको करना है। स्टूडेंट्स वर्कशीट टाइमली भेजनी है, ठीक है। और लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आपको मैसेज करना है, ये नहीं कि आप नहीं भेज रहे और मुझे रिमाइंडर डालना पड़ रहा है। बार बार रिमाइंडर मुझे ना देना पड़े, वर्कशीट अपनी सेंड कर देना। ओके बच्चों।